नमस्कार। क्या खरीदें क्या बेचें में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। मार्केट्स में एक दिन की तेजी, एक दिन की मजबूती के बाद फिर से गिरावट के साथ कारोबार देखने को मिला। मंगलवार को हमने देखा बाजार में लाल निशान के साथ गिरावट के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। हालांकि दिन के दौरान मार्केट्स ने रिकॉर्ड हाई टच किए थे, लेकिन वहां पे सस्टेन नहीं कर पाए और आखिरकार लाल निशान यानी कि गिरावट के साथ ही बाजार में क्लोजिंग देखने को मिली है। तो क्या बाजार में अब थकावट के संकेत साफ तौर पे नजर आने लगे हैं और अब बाजार में क्या रणनीति होनी चाहिए, आज किन सेक्टर्स और स्टॉक्स में पैसा बनेगा, इन सब पर फोकस करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मयूरेश जोशी साहब मौजूद हैं, विलियम ओनील के हेड इक्विटी रिसर्च। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मनी 9 पर। नमस्कार संदीप जी, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। एक बार सर आपको जल्दी से मंगलवार का जो बाजार था उसके हाइलाइट्स जल्दी से आपके सामने शेयर कर देता हूं, फिर हम बातचीत करेंगे कि कैसे बाजार में स्ट्रैटेजाइज करना है, किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स पे फोकस करना है। बाजार जैसे मैंने बताया मंगलवार को गिरकर बंद हुए। दिन के दौरान हमने देखा निफ्टी सेंसेक्स में रिकॉर्ड हाइज बने थे, लेकिन रिकॉर्ड हाइज पर बाजार टिक नहीं पा रहे हैं और हायर लेवल से कमजोरी के साथ गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। निफ्टी 18 अंक गिरकर बंद हुआ। सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो 35 अंकों की गिरावट देखने को मिली और निफ्टी बैंक में प्रेशर ज्यादा देखने को मिला था। पीएसयू हो चाहे वो निजी बैंक हो, दोनों में गिरावट थी और 400 अंकों से ज्यादा की गिरावट लेकर निफ्टी बैंक में क्लोजिंग देखने को मिली। किन सेक्टर से दबाव आ रहा था? एक तो जैसे मैंने बताया बैंकिंग, जैसा बैंक निफ्टी में रिफ्लेक्ट हुआ भी। इसके साथ साथ जो कंजम्पशन प्ले है, चाहे वो एफएमसीजी हो चाहे वो ऑटो हो, यहां पर सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही थी। जहां से सपोर्ट आ रहा था उसमें आईटी लगातार दूसरा दिन है जब हमने देखा कि खरीदारी का रुझान देखने को मिला। रियल्टी, कैपिटल गुड्स ये भी मुनाफा वसूली की चपेट में आते हुए दिखे। माफ कीजिए, इनमें खरीदारी देखने को मिली। तो आईटी के साथ साथ रियल्टी और कैपिटल गुड्स ये भी बाजार को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे थे। एलएनटी, विप्रो, इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक ये कुछ दिग्गज हैं जो कि निफ्टी के गेनर्स में सबसे ऊपर शुमार नजर आएंगे आपको। इसके अलावा अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो इसमें श्रीराम फाइनेंस, एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, खबरों का इंपैक्ट था जिस वजह से ये टॉप लूजर्स में शामिल था। और उसके साथ साथ टाटा मोटर्स और इंडसइंड बैंक में भी प्रेशर देखने को मिल रहा था। एडवांस डिक्लाइन की बात करें, अगर हम ब्रॉडर मार्केट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करें तो नेट था ऑलमोस्ट मामला। 1270 शेयर चढ़ने वाले थे एनएसई पर, उसके मुकाबले 1209 शेयर रहते थे, दो गिरकर बंद हुए। यानी कि एडवांस डिक्लाइन ऑलमोस्ट इवन आपको नजर आएगा, बराबर का मामला था। गिरने और चढ़ने वाले शेयरों की सूची लगभग बराबर थी। वो इसलिए क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स में तो 36 अंकों के आसपास की मजबूती के साथ क्लोजिंग हुई, लेकिन मिड कैप इंडेक्स जो निफ्टी मिड 100 इंडेक्स है उसमें फिर से एक बार कमजोरी के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। और कमजोरी भी हल्की नहीं थी, 450 अंकों के आसपास की गिरावट लेकर मिड कैप इंडेक्स में मंगलवार को हमने देखा क्लोजिंग देखने को मिली। वायदा बाजार की ओर चले, जहां पे ज्यादा एक्शन था उसमें गोदरेज प्रॉपर्टीज, रियल्टी एज अ पैक से, इसके अलावा संवर्धन मदरसन, दीपक नाइट्राइट ये कुछ स्टॉक्स हैं। इसके अलावा एलएनटी, एबी फैशन, विप्रो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि वायदा बाजार में काफी एक्टिव थे, गेनर्स की सूची में शामिल थे। लेकिन गिरने वालों में कैनफिन होम्स, वोडाफोन आइडिया, आईडीएफसी, श्रीराम फाइनेंस ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि सबसे ज्यादा गिर रहे थे। ओवरऑल अगर आप बीएसई 500 या ब्रॉडर मार्केट्स की बात करेंगे तो टॉप गेनर्स में जेके पेपर ऑलमोस्ट 20% ऊपर बंद हुआ। टीवी18, सोलर इंडस्ट्रीज, ईपीएल ये कुछ टॉप गेनर्स से बाजार में मंगलवार की जहां तक बात है। और गिरने वाले शेयरों की बात करें तो उसमें एंजल वन ब्रोकिंग हाउस का जो पूरा तबका है उसमें प्रेशर था, उसमें मोतीलाल ओसवाल लगातार तीसरे दिन गिरा। मैक्स हेल्थ केयर, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कि बाजार में सबसे ज्यादा प्रेशर बनाते हुए नजर आ रहे थे। इन सब के बीच में सर बाजार हायर लेवल से करेक्ट हुआ, रिकॉर्ड हाइज बनने के बाद फिसलता हुआ नजर आया। लेकिन अच्छी बात या राहत की बात यह है कि 24,100 का जो लेवल है वो निफ्टी पर किसी तरह हम होल्ड कर पाए हैं। जब भी बाजार में गिरावट आई है 24,100 का जो लेवल है वो निफ्टी पर नहीं टूटता हुआ दिखा है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी राहत की बात है या फिर थोड़ी चिंता करने की जरूरत है जो बाजार हायर लेवल पर टिक नहीं पा रहा है? नहीं तो संदीप जी, आई थिंक मार्केट्स ने एक बहुत बढ़िया मूव दिया है। स्पेसिफिकली आई थिंक जो इलेक्शन डे का वर्डिक्ट आया था 4 जून को, उसके बाद मार्केट्स ने जो रिकवरी दिखाई है वो सराहनीय थी। और इसको मद्देनजर रखते हुए अगर मार्केट्स में पुल बैक्स आते हैं तो आई थिंक इट्स अ हेल्दी साइन फॉर द मार्केट, क्योंकि एक लीनियर मूव मार्केट एक डायरेक्शन में ओवर एक्सेसेस की तरफ बढ़ जाती है और इसमें आई थिंक दिक्कतें आ सकती है इफ देयर इज सम नेगेटिव न्यूज फ्लो डोमेस्टिकली और ग्लोबली एज वेल। ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़े वीक है, अभी भी डैक जो मैं देख रहा हूँ 1.25% नीचे है। तो कहीं ना कहीं थकावट जरूर है ग्लोबल मार्केट्स लोकल मार्केट्स में। नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिगर्स शायद मार्केट ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या वो नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिगर्स बजट से आएगा या अर्निंग्स मोमेंटम से आएगा, ये देखना है मार्केट्स को। मुझे लगता है आई थिंक मार्केट से कंसोलिडेशन फेज से गुजरेगा बजट तक का। और बजट में अगर कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं आए और तब तक जो अर्निंग्स का मामला है वो जो स्टार्ट होगा उसमें अगर अर्निंग्स ठीक ठाक आई तो मार्केट्स विल रिवर्ट बैक टू मीन फोकस ऑन अर्निंग, स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स कौन से लग रहे हैं अर्निंग्स के हिसाब से एंड मूव अहेड। तो मुझे लगता है कि एक कंसोलिडेशन फेज है मार्केट्स के लिए जो एक अच्छी और एक हेल्दी साइन।
केवल कंसोलिडेशन ही है ना सर, कोई ऐसा थकावट की इंडिकेशन तो नहीं नजर आ रहा है, कोई वैल्यूएशन को लेके कंसर्न्स तो नहीं है ना? वैल्यूएशन पैरामीटर्स पे संदीप जी, मार्केट्स आर नॉट चीप बट दे आर नॉट ओवरली एक्सपेंसिव। तो अगर आप फॉरवर्ड मल्टीपल्स देखें और फॉरवर्ड निफ्टी के ईपीएस की ग्रोथ का एक अनुमान लगाएं, तो एक जो अनुमान लग रहा है 12 से 14% की कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ का अगले वर्ष के लिए, एंड अ सिमिलर ट्रेंड इन द नेक्स्ट ईयर इज वेल, तो मुझे लगता है आई थिंक निफ्टी अर्निंग्स शुड होल्ड अप प्रीटी वेल अगले 2 वर्षों के लिए। और अगर निफ्टी अर्निंग्स होल्ड अप होती है 2 वर्षों के लिए, तो जो मिड प्रीमियम वैल्यूएशंस पे इंडिया मार्केट ट्रेड करता है, I think that can be justified because India is the only market that is probably delivering macros pay, micros pay, in terms of our fiscal numbers, in terms of our macro trends, bond index में जो शामिल हुए हैं Indian markets, and corporate earnings with the expectations of reasonable amount of growth reverting back in terms of GDP estimates and rural consumption. तो कहीं ना कहीं I think काफी triggers है market के लिए going forward, तो structural downside risk market के लिए नहीं है। चलिए, अच्छी बात है कि बाजार में कोई ऐसी स्ट्रक्चरल डाउनफॉल या फिर गिरावट की कोई ऐसी इंडिकेशंस नहीं है। वैल्यूशन अगर फेयर नहीं है या सस्ते नहीं है तो महंगे भी फिलहाल नहीं नज़र आ रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट्स आपको कैसे नज़र आ रहे हैं सर? स्मॉल कैप इंडेक्स हमने देखा हल्की सी गेंस के साथ मंगलवार को बंद हुआ, लेकिन मिड कैप इंडेक्स में जो 450 अंकों के आसपास की गिरावट आई है, क्या ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं स्मॉल कैप मिड कैप में जहाँ पे वैल्यूशन को लेके अब चिंतित होने की ज़रूरत है या कॉशियस होने की ज़रूरत है? नहीं संदीप जी, आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रॉडर मार्केट में वैल्यूएशंस डेफिनेटली महंगे हो चुके हैं, क्योंकि अगर आप इनके अर्निंग्स ट्रेजेक्टरी देखेंगे पिछले कुछ वर्षों की, और अगर एक फोरकास्टिंग करेंगे अगले 2 या 3 वर्षों की जो हम एनालिस्ट करते हैं, बेस काफी हाई हो चुका है फ्रॉम एन FY23 FY24 परस्पेक्टिव। तो पोस्ट कोविड जो जबरदस्त रिकवरी देखने मिली है काफी सेगमेंट्स में विच आर कवर्ड बाय मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, आई थिंक अच्छा खासा एक हायर बेस बन चुका है। अब यहां से अगले 2 वर्षों के लिए क्या ये हायर बेस पे अर्निंग्स बीट ये कंपनीज डिलीवर कर पाएंगी? आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन ऑन हैंड। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सम पॉकेट्स हैव डेफिनेटली बिकम वेरी वेरी एक्सपेंसिव एट दिस जंक्चर। हार्डली कोई पॉकेट्स है जहां पे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल रहा है। जो चुनिंदा कुछ पॉकेट्स हैं वो केमिकल सेक्टर हो सकता है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो सकती है, some of the auto ancillary real estate ancillary stocks as well, but outside that मुझे लगता है आई थिंक काफी ब्रॉड मूव्स आ चुके हैं, प्राइस एक्शन काफी शार्प हो चुका है, और इसलिए आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सतर्क और स्टॉक स्पेसिफिक रहने में समझते हैं। ओके, तो 4 ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पे मिड कैप स्मॉल कैप में अभी भी कुछ गुंजाइश बचती है पैसा बनने की। उसमें केमिकल है, पीएसयू बैंक्स हैं, ऑटो एंसिलरी है और रियल एस्टेट से जुड़ी हुई जो इंडस्ट्रीज़ हैं और उसके जो एंसिलरी स्टॉक्स हैं, वहाँ पे हो सकता है कि कुछ प्रॉफिट जो मुनाफा है वो बनता हुआ दिखे, वहाँ पे आप दाव लगा सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर पॉकेट्स जो हैं मिड कैप स्मॉल कैप पे, वहाँ पे वैल्यूएशन को लेकर चिंता साफ तौर पे नज़र आने भी लगी है। कुछ सेक्टर्स की बात करें तो आईटी, अगर हम लार्ज कैप्स की बात करें या फिर दिग्गजों की बात करें, तो दूसरे दिन हमने देखा बाजार की चाल के विपरीत या उससे बेअसर दूसरे दिन लगातार मजबूती देखने को मिली। खासतौर पे विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस जो इंडेक्स का पार्ट है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिला। तो क्या सर ये एक लंबी तेज़ी के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है सेक्टर? क्योंकि अभी तक जैसे आपने कहा कि जो रैली हुई है मार्केट में उसमें इस सेक्टर ने पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं किया अभी तक। इसमें 3 पहलू हैं संदीप जी। तो एक लार्ज कैप आईटी स्टॉक्स, मिड कैप आईटी स्टॉक्स, और हमारे जो स्टॉक्स है वो आउटसोर्सिंग स्टॉक्स वर्सेस प्रोडक्ट स्टॉक प्लेटफॉर्म स्टॉक्स जो यूएस में है, जो नैस्डैक से गिने जाते हैं। तो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैव डन फिनोमिनली वेल। आज भी अगर आप देखें चौथी तिमाही की जो कमेंट्रीज रही हैं काफी स्ट्रांग रही है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स, यहाँ पे मैनेजमेंट सभी भी काफी ऑप्टिमिस्टिक लग रही है। हालांकि वैल्यूएशंस और प्राइस एक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टेज बेसिस जो मार्केट्स में इंडिया में देखते हैं, वहां पे आई थिंक थोड़ा डिस्कम्फर्ट है। तो कहीं भी अगर थोड़ा मिस हुआ या एग्जीक्यूशन रिस्क आया, तो आई थिंक स्टॉक्स में अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। लार्ज कैप आईटी लार्जली मिरर करता है जो एक्सेंचर की गाइडेंस और कमेंट्री आई थी, जो ठीक ठाक थी मेरे ओपिनियन में, ऐसे कोई फायरवर्क्स नहीं थे कमेंट्री में, विच स्टिल मींस दैट थोड़ा जो एक पीरियड ऑफ पेन है, क्योंकि ये जो compete करते हैं ये मल्टी मिलियन या बिलियन डॉलर ऑर्डर्स होती हैं, जिसमें थोड़े लैग आ सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्टिकीनेस दैट वी हैव सीन बीएफएसआई के क्षेत्र में, रिटेल में, मैन्युफैक्चरिंग में, नॉर्थ अमेरिका में और यूरोप में। तो कहीं ना कहीं आई थिंक 2 से 3 तिमाहियों में एक रिकवरी लग सकती है ये सारे सेक्टर्स के लिए, टू प्रॉब्ली प्ले आउट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर विन्स। और इसलिए फिर पूरी जो ऑपरेटिंग लेवरेज की कहानी रहती है कि डिसेंट एग्जीक्यूशन, मार्जिन इंप्रूवमेंट, ये शायद थोड़ा लैग करे लार्ज कैप आईटी कंपनीज के लिए। ऑब्वियसली वैल्यूएशंस बाय मिड कैप आईटी कंपनीज इज वेरी वेरी रीजनेबल, बट मैं देखना चाहता हूँ कि पहले तिमाही में नतीजे कैसे आते हैं और मैनेजमेंट कमेंट्री और आउटलुक कैसे रहता है।
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो प्रोडक्ट और प्लेटफॉर्म कंपनीज है यूएस में, जो नैस्डैक से गिनती की जाती है, एनवीडिया, इंटेल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, उनका बिजनेस मॉडल अलग है, आउटसोर्सिंग कंपनीज लाइक आर्स। और इसलिए आई थिंक वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अगर हम बेंचमार्क करते हैं नैस्डैक की तरफ, क्योंकि अपने आईटी कंपनीज का जो एक मॉडल है इज वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट। ओके, तो कोई ऐसे लार्ज कैप, जब आप कह रहे हैं कि मिड कैप के वीज़ा भी वैल्यूएशंस काफ़ी अट्रैक्टिव हैं लार्ज कैप्स के या दिग्गजों के, कोई ऐसे पॉकेट्स या ऐसे स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो? ये तो मैं देखना चाहता हूँ इन्फोसिस के नंबर्स कैसे आएंगे संदीप जी, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक। पिछले तिमाही के नंबर्स, द मार्केट्स हैव टेकन इट इन देयर स्ट्राइड, बट क्या एक रिकवरी के संकेत मैनेजमेंट बता रही है तीनों कंपनीज के लिए? मार्जिन की क्या प्रेफरेंस बैंड रहेगी तीनों कंपनीज के लिए, और एक जनरल एनवायरमेंटल आउटलुक नॉर्थ अमेरिका, यूरोपियन मार्केट्स, ऑर्डर बुक, क्लाइंट्स को लेके, ये देखना चाहूंगा। बट ये तीन स्टॉक जरूर मेरे नजर में रहेंगे। ठीक है, तो इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा दिग्गजों में इनके वैल्यूएशन अच्छे हैं, लेकिन इनके नंबर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्या नंबर्स उस तरह के आते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए इनको अपने पोर्टफोलियो में पिक किया जा सकता है या नहीं? सर, आप कंजम्पशन की बात कर रहे थे, तो दो ऐसे पॉकेट्स हैं जिसमें एफएमसीजी है और ऑटो सेक्टर है, जिसमें हमने देख रहे हैं कि अब कुछ एक डिसाइसिव प्रॉफिट बुकिंग के जो रुझान है वो साफ तौर पे नज़र आने लगे हैं। तो क्या एफएमसीजी में तो मानसून का ट्रिगर भी है सर? मानसून तो काफ़ी अच्छा पैन आउट हुआ है, अभी तक के जो आंकड़े आए हैं वो ठीक ठाक हैं। ऑटो सेक्टर में भी जो अभी रिसेंट जो हमने ऑटो नंबर्स देखे हैं वो इतने भी ख़राब नहीं थे कि इतनी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखे। इन दोनों पॉकेट्स में सर ये जो पेन है, क्या ये एंट्री का मौका है? ये थोड़ी और पुलवाक सी राह देखूंगा स्पेसिफिकली ऑटो सेक्टर के लिए। तो जैसे मैं कह रहा था, एफएमसीजी के ये तिमाही के भी नंबर संदीप जी थोड़े वीक ही रहेंगे, बिकॉज बाय द टाइम द मानसून से बिगर इनकी पहली तिमाही क्लोज हो जाएगी। ऑब्वियसली आई थिंक रूरल स्पेंडिंग, रूरल डिस्क्रिशनरी इनकम्स पे एक लार्ज पार्ट ऑफ एफएमसीजी वॉल्यूम और प्राइस या ग्रोथ डिटरमाइन होती है। और इसलिए आई थिंक अच्छे मानसून फिंगर्स क्रॉस होना बहुत जरूरी है, ना सिर्फ देश के लिए बट हमारी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए, इन टर्म्स ऑफ churning the wheels of consumption, and therefore if this turns out to be the way it is expected, मुझे लगता है आई थिंक जो सेकंड हाफ है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स रिकवरी एफएमसीजी स्टॉक्स में आएंगी। बट तब तक मुझे लगता है पुल बैक्स बहुत जरूरी है, वैल्यूएशंस और लेट स्टेज बेसिस में काफी कंपनी ट्रेड करती है। ऑटोज के लिए आई थिंक काफी जूस प्राइस में आ चुका है, इन ओके। टर्म्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस ऑफ ईवी, इन टर्म्स ऑफ एग्जिस्टिंग ऑर्डर बुक्स, एग्जीक्यूशन एक्सेट्रा। जैसे लॉन्चेस होंगी अगले कुछ तिमाहियों तक और जैसे ऑर्डर बुक्स इनकी पाइल अप हो चुकी है, एमएनएम हो, टाटा मोटर्स हो, बजाज हो, हीरो हो, आई थिंक देयर इज अ स्ट्रॉन्ग टेलविंड बिहाइंड दैट, इलेक्ट्रिक बिजनेस के लिए भी और इंटरनल कंबशन इंजन यानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों के लिए भी। तो हमें ये देखना चाहिए और ये भूलना नहीं चाहिए कि ऑल दीज एलिमेंट्स विल वर्क इन देयर फेवर। बेस वापस बहुत हाई हो चुका है, तो बार बार मैं कह रहा हूँ कि जो अर्निंग्स है ये 23-24 में अच्छी खासी हाई हो चुकी है, क्या ये सब्सटेंशियली बीट करेंगे टू जस्टिफाई द वैल्यूएशंस, ये देखना लाजमी होगा। बट जनरली आई थिंक एक हम पॉजिटिव स्टांस मेंटेन कर रहे हैं ऑटो और ऑटो एक्सपेंस। तो ऑटो एंसलरी ज़्यादा बेटर है। ऑटो में जिस तरह का रन अप हो चुका है, उसके बाद जो नंबर्स हैं Q1 के, जो नतीजे आने वाले हैं, बहुत ही अहम होंगे कि क्या वो नंबर्स इनफैक्ट जो प्राइजेस में आ चुका है, क्या उसको वो सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं, जस्टिफाई करते नहीं करते हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम रहने वाला है। अब बात करते हैं आज की कि आज बाज़ार किस तरह का हो सकता है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, क्योंकि बुधवार को हो जाती है। अमूमन हम देखते हैं कि वायदा बाजार की जो वीकली एक्सपायरी है वो गुरुवार को होती है, लेकिन बैंक निफ्टी की एक दिन पहले हो जाती है। तो आज बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन है सर, इसलिए मैंने अभी बैंकिंग की बात नहीं करी थी। तो वीकली एक्सपायरी के हिसाब से सर बैंक निफ्टी आपको कैसा नजर आ रहा है? क्योंकि कल हमने देखा था 400 अंकों के आसपास का फॉल हमने बनता हुआ दिखा, बावजूद इसके कि एचडीएफसी बैंक में अच्छा रुझान था, पॉजिटिव साइड पे क्लोजिंग देखने को मिली। तो आपको क्या लगता है सर, बैंक निफ्टी क्या एक गिरावट के लिए तैयार हो रहा है? क्या इंडिकेशंस मिल रहे हैं वहां पे? नहीं, अच्छी खासी एक मूव आ चुकी है, तो देयर माइट बी एन एलिमेंट की थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जैसे हम नजदीक आते जाएंगे बजट सत्र की तरफ, ये इंडेक्स और निफ्टी में वॉलेटिलिटी 100% बढ़ने वाली है। तो अच्छा। कहीं ना कहीं आई थिंक एक प्रॉफिट बुकिंग के संकेत बिल्कुल आ सकते हैं बैंक निफ्टी में। बट क्या यहाँ पे भी पॉकेट्स हैं जहाँ पे हम एक वैल्यूएशन कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं? तो हमें लगता है आई थिंक पीएसयू बैंक्स इवन विद द रन अप आर स्टिल चीप। ऑब्वियसली आई थिंक जो एक कंसर्न उभर के आ रहा है एसेट क्वालिटी को लेके, मुझे नहीं लगता आई थिंक इट इज टू मच ऑफ एन इशू ऑन पीएसयू बैलेंस शीट्स। आई थिंक जो पीसीआरस हैं, जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रिस्क वेटेड एसेट्स, आई थिंक दे हैव बीन वेल टेकन केयर ऑफ एट दिस जंक्चर। एंड द बेस्ट पार्ट इज जो डिपॉजिट मोबिलाइजेशन है, ये बैंक्स ने अच्छा खासा आई थिंक जमा कर लिया है, इवन वेन लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आर प्रोबेबली नॉट अप टू द मार्क हियर।
तो आई थिंक PSU बैंक्स एज अ पॉकेट विद इन द बैंकिंग यूनिवर्स ठीक ठाक है। कुछ क्वालिटेटिव NBFC ठीक ठाक है। वन और टू सिलेक्ट लार्ज प्राइवेट बैंक्स आल्सो आर लुकिंग अट्रैक्टिव। तो कहीं ना कहीं आई थिंक शायद एक प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला कल एक्सपायरी के हिसाब से आ सकता है, बट सिलेक्टेड पॉकेट्स विद इन दिस स्पेस अच्छे हैं। तो कोई PSU बैंक जो आप कह रहे हैं कि अभी भी सस्ते हैं, कोई नाम जो आप स्पेसिफाई करना चाहेंगे सर? तो लार्ज कैप्स में एक ऑब्वियस चॉइस है संदीप जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहाँ पे आई थिंक ग्रोथ वेक्टर्स काफी फेवरेबल है। और मिड कैप यूनिवर्स में जो हम होल्ड करते हैं हमारे ग्लोबल पोर्टफोलियोज में, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। हमें लगता है आई थिंक स्टेलर परफॉर्मेंसेस ने बैंक ने दिए हैं, विद द इंक्लूजन इन द बैंक ऑफ ऑफ इंडिया इन द बॉन्ड इंडेक्स एज वेल। संदीप जी, ये नहीं भूलना चाहिए, इनका जो बॉन्ड पोर्टफोलियो है दैट इज एक्सपेक्टेड टू डू वेल एज वेल। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। खास तौर पे PSU बैंक जिनके पास सरकारी बॉन्ड्स भारी मात्रा में हैं, और हमारा जो यानी कि भारतीय बॉन्ड्स का जो ग्लोबल मार्केट इंडेक्स में एंट्री हुई है JP मॉर्गन के, उससे बॉन्ड के जो प्राइजेस बढ़ेंगे, उससे इनके जो बॉन्ड पोर्टफोलियोज है उसका रिफ्लेक्शन भी इनके नंबर्स में मार्क टू मार्केट गेंस के तौर पे आता हुआ दिखेगा, जैसा हमें मयूरेश सर बता भी रहे हैं। सर, इसके अलावा हमने जो दो पॉकेट्स कल देखे थे काफ़ी एक्टिव थे, जिसमें रियल्टी और कैपिटल गुड्स शेयरों में हमने देखा कि काफ़ी मजबूती देखने को मिल रही थी, बावजूद इसके कि बाजार हायर लेवल से रिट्रेस हुआ, थोड़ी सी कमजोरी आती हुई दिखी। तो रियल्टी और कैपिटल गुड्स क्या एक डिसाइसिव बाइंग की तरफ बढ़ रहे हैं दोनों सेक्टर्स, या आपको लगता है कि कुछ सेलेक्टिवली मुनाफा भी लेते चले जहां जहां अच्छा मुनाफा बन रहा है? आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। एज अ डिस्क्लेमर, आई थिंक वी हैव डन सम एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग कैपिटल गुड्स में। ऐसे नहीं कि सेक्टर पसंद ही आ रहा है। आई थिंक जो डोमेस्टिक स्टोरी है वो एंटायरली डिपेंडेंट है केपेक्स पे गवर्नमेंट के, और केपेक्स का गवर्नमेंट का केपेक्स होगा मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ की। बट वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल नहीं है, और काफी लेट स्टेज बेसिस में स्टॉक चल चुके हैं। हमें लगता है आई थिंक इट्स ऑलवेज बेटर टू बुक प्रॉफिट्स पार्शियली और इवन फुल्ली इन सम केसेस, रादर देन वेटिंग फॉर अ स्टॉक टू प्रोबेबली डू अ क्लाइमैक्स स्टॉक, यहाँ पे कहीं एग्जीक्यूशन रिस्क या सम अदर रीजन की वजह से जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ऑब्वियसली रियलिटी एज अ स्पेस अभी भी 2 साल का उनका 2 से 3 साल का रियल एस्टेट साइकिल बाकी है, बट हमें लगता है लार्ज पार्ट ऑफ द जूस इज नाउ इन द प्राइस। इसीलिए हम जो कह रहे थे और हमारा जो मानना है इज दैट रियल एस्टेट एंसिलरीज यहाँ से अच्छा कर सकती है। हमारा लॉजिक बहुत सिंपल है कि ये 6-7 साल के साइकिल में बस 3-4 साल निकल चुके हैं, रियल एस्टेट स्टॉक्स हैव डन वेल, घर बन चुके हैं, अब घर की रिफर्बिशमेंट करनी पड़ी। तो आई थिंक रियल एस्टेट स्टॉक शुड कम बैक इन द लाइन। चलिए, तो रियल एस्टेट की बजाय रियल एस्टेट एंसिलरी यानी कि जो रियल एस्टेट सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं जो कंपनियां, उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और कैपिटल गुड्स में भी ज़्यादा करके वैल्यूएशन का कंफर्ट नहीं है, तो जहां जहां मुनाफा आपको बन रहा है, मिल रहा है, उस आप वहां पे आप मुनाफा लेके चलते रहिए, वो शायद आपके लिए ज़्यादा बेहतर रणनीति हो सकती है। कल के बाजार में हमने देखा सर, एक सेबी का डायरेक्टिव आता हुआ आया, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी तरह के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए यूनिफॉर्म फीस स्ट्रक्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिन ब्रोकर्स का टर्नओवर ज़्यादा है उनके लिए आप डिस्काउंट्स दें। जो एंड यूज़र्स हैं, खासतौर पे जो रिटेल निवेशक हैं, छोटे निवेशक हैं, उनके लिए भी जो फीस है वो उतनी ही होनी चाहिए जो बाकी बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए भी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, जो छोटे निवेशक हैं उनके हितों की रक्षा के लिए या उनके लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड लाने के लिए फीस स्ट्रक्चर के हिसाब से सेबी ने ये डायरेक्टिव दिया, जिसकी वजह से हमने देखा सभी जो बड़े ब्रोकर्स हैं, बाकी भी जो ब्रोकर्स इस मॉडल पे काम करते हैं, उनमें हमने बड़ी गिरावट बनती हुई दिखी। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देख रहे हैं सर? एंजल वन जैसे स्टॉक्स तो हमने देखा दिन के दौरान 10-10.5% भी करेक्ट हो गए थे। कितनी बड़ी चिंता है सर? कितना इतना बड़ा डिस्काउंट इनको मिल रहा था, या सही में ही जो छोटे निवेशक हैं वो बहुत ज़्यादा फीस पे कर रहे हैं एज कम्पेयर टू अदर लार्जर ब्रोकर्स? तो इनका जो टर्नओवर आ रहा था और जो ट्रांजैक्शन फीस थी ये काफी थी, और दैट ऑलमोस्ट अकाउंट्स, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 20-25% ऑफ द एबिटा। तो एक सब्सटेंशियल हिट आ सकता है इफ दिस डायरेक्टिव इज बीइंग फॉलोड। तो जो विकल्प है इनके पास, प्राइसेस बढ़ा दें। प्राइसेस बढ़ाने के बाद एक रिस्क हमेशा रहता है कि क्या कंपटीशन की तरफ माइग्रेशन होगी। बट ये बात समझनी चाहिए कि अगर इन्होंने प्राइसेस बढ़ाए, ये टेलीकॉम सेक्टर जैसा है, तो बाकी डिस्काउंट ब्रोकर्स या डीप डिस्काउंट ब्रोकर्स है वो भी अपने प्राइसेस बढ़ाएंगे लुकिंग एट द डायरेक्टिव। तो वापस कस्टमर्स को चॉइस करनी पड़ेगी कि यहाँ से या वो ब्रोकर कहाँ जाना है, किसी सर्विसेज ज्यादा बेहतर है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक क्या इम्पैक्ट आता है ये देखना पड़ेगा पहले तिमाही में, रादर दूसरे तिमाही में, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर इज ऑलमोस्ट ओवर। और क्या एक सब्सटेंशियल इम्पैक्ट जेस्टेट करेगा मार्केट इन टर्म्स ऑफ प्राइस इंक्रीजेस, और वहां पे वॉल्यूम के कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो तब तक मुझे लगता है कंसोलिडेशन फेज से शायद ये स्टॉक्स जाएंगे। आई थिंक अर्निंग्स विल नाउ डू द टॉकिंग फॉर ऑल दीस स्टॉक्स। चलिए, तो अर्निंग्स ही है जो कि ज़्यादातर सेक्टर्स के लिए
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या वो अर्निंग्स जस्टिफाई करती हैं प्राइजेस को, नहीं करती हैं, वैल्यूएशन को सपोर्ट करती हैं, नहीं करती हैं, ये देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा। कई सारे स्टॉक्स थे सर जो कि खबरों के चलते एक्टिव थे, खासतौर पे पतंजलि फूड्स जिसका जो पेरेंट कंपनी का नॉन फूड कारोबार है वो इनके साथ जुड़ा है और माना जा रहा है कि बहुत सस्ते दाम पर वो जो कारोबार है वो इनके पास आता है वो दिखा है। स्लम सेल बेसिस पर इनको 1100 करोड़ रुपए में कारोबार मिल गया, जिसके माना जा रहा है कि वैल्यूशंस 10 से 15,000 करोड़ रुपए के आसपास के हैं। आपकी क्या राय है सर पतंजलि फूड्स को लेकर? जेके पेपर, सोलर इंडस्ट्रीज, मैक्स हेल्थ केयर, वोडाफोन आइडिया एंड फॉर दैट मैटर भारती एयरटेल भी जो प्राइस हाइक्स हुए हैं उसके बाद हमने देखा है कि करेक्शन मोड में आते हुए दिखे हैं स्टॉक अब, क्योंकि न्यूज़ जो है वो पहले से आउट थी कि टैरिफ बढ़ सकते हैं। अब एक्चुअली जो टैरिफ बढ़ गए उसके बाद अब प्रॉफिट बुक भी इन स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। इन तमाम न्यूज़ वाले स्टॉक्स को लेकर क्या राय है सर आपकी? तो सेल ऑन न्यूज वाला किस्सा हुआ टेलीकॉम के लिए, और मुझे लगता है आई थिंक विद द प्राइस हाइक्स एक इबिटा एक्रीशन डेफिनेटली होगा। एवरीथिंग इज एवरीबॉडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट, तो कहीं ना कहीं दैट इज इन द प्राइस। बट जिनके पास लोअर लेवल से भारतीय जैसे स्टॉक्स डेफिनेटली होल्ड कर सकते हैं। सोलर इज अ फिनोमिनल कंपनी, बट जो इसके इंटरनेशनल ऑपरेशंस है यहाँ पे रियलाइजेशन ग्रोथ और एबिटा कैसे प्ले आउट होते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, ये देखना बहुत लाजमी होगा। हेल्थ केयर एज अ स्पेस इज समथिंग दैट वी कंटिन्यू लाइकिंग। हमें लगता है आई थिंक देयर इज ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ स्कोप, सो आई हैव मेट अ फ्यू अनलिस्टेड कंपनीज एज वेल पिछले कई हफ्तों में, और इतनी ज्यादा डिमांड है संदीप जी, यू विल नॉट बिलीव इट। इसलिए हेल्थ केयर एज अ स्पेस looks very very promising, specifically for the unorganized, especially for the organized players. Paper stocks, I think, were more or less reacting in terms of the expectation of the new education policy. जो पॉलिसी में बदलाव आए हैं वहां से पेपर ऑप्टेक बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो होगा, एंड ऑब्वियसली इंटीग्रेटेड प्लेयर्स लाइक जेके, आंध्रा, वेस्को शुड बेनिफिट मोर देन द अदर्स। तो यस, ऑल दी स्टॉक्स आर इन द न्यूज फॉर सम रीजन। सर एक लास्टली पतंजलि फूड्स पे अगर आप एक राय दे सके, क्योंकि मार्केट में जनरली ये एक्सपेक्टेशन है कि जो कारोबार की वैल्यूशन है, जिस वैल्यूशन पे आया है वो काफ़ी डिस्काउंट पे है जो एक्चुअल वैल्यूशन है उससे कंपैरिजन में। कुछ कुछ इनके प्रोडक्ट यूज करता हूँ बट स्टॉक कवर नहीं करता संदीप जी, सो ये तो वॉरेन बफे वाली बात होगी सर। आप जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं वो आप उस शेयर को भी खरीदे, तो आप अगर प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो शेयर को क्यों नहीं ट्रैक करते हैं? शेयर क्यों नहीं आपने खरीदा सर? नहीं, देयर इज सम डायरेक्टिव फ्रॉम आवर ग्लोबल अच्छा, ऑफिस। आई रिस्पेक्ट दैट सर। मैं जोक्स अपार्ट, अदानी ग्रुप में हमने देखा सर कल के सेशन में काफ़ी ज़्यादा एक्शन था, क्योंकि हिंडनबर्ग की जो शॉर्ट सेलिंग का फिनोमिना हुआ था उसको लेकर सेबी ने हिंडनबर्ग को एक शो कोस नोटिस जारी किया, और उसकी सफाई में हिंडनबर्ग ने ऐसा कहा है कि जो पूरा सिनेरियो तैयार किया गया था या फिर जो ऑफशोर फंड स्ट्रक्चर तैयार किया गया था शॉर्ट सेलिंग के लिए, उसमें कोटक बैंक की इन्होंने मदद ली थी। कोटक बैंक हमने देखा रिएक्ट करता हुआ दिखा भी, 2.5% के आसपास की कमजोरी लेकर बंद हुआ, और अदानी एंटरप्राइजेस में भी हमने देखा 1% के आसपास की कमजोरी ही देखने को मिली। तो ये जो पूरा सिनेरियो बन रहा है, फिर से जो हिंडनबर्ग वाला मामला सामने आ रहा है, सेबी की ओर से जो एक्शन लिया जा रहा है, इस बीच अदानी एज अ पैक को लेकर कैसे स्ट्रेटेजाइज करना चाहिए, और कोटक बैंक पे भी अपनी राय शेयर कीजिए। I think this is largely done with Sandeep ji. So I think this has been done and dusted, जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं। तो मुझे लगता है कि अडानी स्टॉक्स विल नाउ ट्रैक इनकी बिजनेस ट्रेजेक्टरी, बिजनेस स्ट्रेटजीज, और कैसे नंबर्स आते हैं। और इसमें लगता है ये समूह में जो सीमेंट पैक है, भले थोड़ा महंगा हो सकता है कंपेयर टू द अदर मिड कैप प्लेयर्स, बट सीमेंट एज अ स्पेस इज स्टिल लुकिंग वेरी वेरी अट्रैक्टिव फॉर अस। हमें लगता है एसीसी, अंबुजा जैसे स्टॉक्स में ग्रोथ वेक्टर्स जो है ये फिनोमिनल हो सकते हैं। तो विद इन दिस ग्रुप आई थिंक जो सीमेंट स्टॉक्स है अडानी समूह के, उन पे फोकस करें। अडानी पोर्ट्स, एट सम पॉइंट दिस रेड सी क्राइसिस विल गेट ओवर, कंटेनर रेट्स विल नॉर्मलाइज, एंड बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक जो एक्टिविटी होगी, आई थिंक वहां पे जो एक स्टिकीनेस देखने मिली थी, दैट शुड नॉर्मलाइज एज वेल। एंड देव गॉट अ ह्यूज ऑप्शनलिटी इन टर्म्स ऑफ अ ह्यूज लैंड बैंक दैट दे प्रोबब्ली गॉट along with the DIFC, the Western Dedicated Corridor जब स्टार्ट होगा तब उसमें एक इंक्रीज एक्टिविटी देखी जा सकती है। तो आई थिंक सिलेक्टिव स्टॉक्स विद इन द ग्रुप शुड। तो आपको सर अंबुजा एज अ पैक से, अंबुजा एज अ ग्रुप से, माफ़ कीजिए अदानी एज अ पैक से, एसीसी अंबुजा यानी सीमेंट और जो अंबुजा है और उसके साथ साथ अदानी पोर्ट्स हैं, ये तो पसंद है। अगर हम इनके पावर पोर्टफोलियो की बात करें सर, या फिर जो रिन्यूएबल को लेकर इनका जो फोकस है, कोई ऐसे पॉकेट जो आपको पसंद है या वहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है वो स्टॉक्स? नहीं, आई थिंक इट्स रन अप टू शार्पली, तो इट्स वे बियॉन्ड आवर रीच एट दिस जंक्चर। तो मुझे लगता है थोड़ा, अगर ये धरती पे है तो बढ़िया।
ठीक है सर, तो एसीसी अंबुजा और अदानी पोर्ट्स ये ज़्यादा बेटर है, और पावर या फिर रिन्यूएबल साइड के जो स्टॉक्स हैं अदानी ग्रुप के, उनमें रनअप काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा करेक्शन आ जाए तो उन पे फोकस करें तो शायद बेहतर हो सकता है। अब आज की बात करें सर, किन स्टॉक्स किन सेक्टर्स में पैसा बनेगा, आपको क्या लगता है सर, शॉर्ट टर्म में कहाँ पे बेट किया जा सकता है? मुझे नहीं पता पैसा बनेगा कि नहीं, बट जो दो स्टॉक्स हमें पसंद है वन इज नेस्को। हमें लगता है जो इनकी बिजनेस मॉडल है संदीप जी, काफी स्ट्रांग है, हम्म। काफी रोबस्ट है। मैनेजमेंट इज वेरी वेरी एग्रेसिव ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ इयर्स। जो इनका आईटी बिजनेस का कारोबार है, दैट इज डूइंग फिनोमिनली वेल। जो इनका फूड्स और इंट्रावेटर बिजनेस है, दैट इज डूइंग फिनोमिनली वेल। एंड एग्जीबिशन बिजनेस इज ऑन अ वेरी वेरी स्ट्रांग फुटिंग। तो एक 25 से 30% जो टॉप लाइन ग्रोथ है, शायद वो बॉटम लाइन में भी रिफ्लेक्ट हो, is our take over the next couple of years. और इसलिए I think Nesco with the cash and liquidity that it has at its hand, 1500 करोड़ का कैश आउट ऑफ द 6000 करोड़ मार्केट कैप, ये हम्म। कैश का क्या यूज होता है, वेदर इट्स फॉर ऑर्गेनिक एक्विजिशन या डिविडेंड्स देंगे कंपनी। अगर डिविडेंड्स देती है तो शेयर होल्डर्स विल गेट एक्सट्रीमली हैप्पी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा कुछ मिला नहीं है। तो हम्म। अगर कुछ स्टेप्स लेते हैं तो मुझे लगता है एक ऑप्शनैलिटी काफी अच्छी रहती है इन टर्म्स ऑफ अपसाइड। दूसरा है मोरपेन लैब्स। हमें लगता है आई थिंक जो मोरपेन का बिजनेस मॉडल है, स्पेसिफिकली इनके मेडिकल प्रोडक्ट डिवीजन को लेके, जो ग्लूकोमीटर्स की हम बात करते हैं और बीपी मॉनिटर्स की, हम्म। ऐसे जैसे मॉनिटर बिकते हैं, आई थिंक द बेटर पार्ट ऑफ द सेल्स कम्स इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रिप सेल्स। क्योंकि एक बार अपने प्रोडक्ट या मॉडल या प्रोडक्ट खरीद लिया, आपको स्ट्रिप्स हर बार खरीदनी पड़ेगी, एंड दैट इज वेयर दे मेक एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी along with the 6 APIs that they've got, or the more products they're expected to introduce, which also extract very very strong cash flows. तो हमें लगता है कि मोरपेन अच्छा विकल्प हो सकता है पार्टनरशिप। चलिए, तो एक तो है नेस्को जहाँ पे आप 3 महीने के लिए खरीदारी कर सकते हैं, 18% का अपसाइड आ सकता है, और दूसरा है मॉर्पिन लैब्स। हेल्थ केयर फार्मा की बात सर कर भी रहे थे कि जहाँ पे इनॉर्मस डिमांड नज़र आती है, तो मॉर्पिन लैब्स भी है जिसमें छोटी अवधि में काफ़ी ज़्यादा अपसाइड की गुंजाइश यहाँ पे नज़र आती है। बहुत बहुत धन्यवाद मयूरेश सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। जाने से पहले कोई डिस्क्लोजर सर, काफ़ी सारे स्टॉक्स की बातचीत हुई है। तो जो भी स्टॉक्स में डिस्कशन हुई संदीप जी, मेरी पर्सनल होल्डिंग इस स्टॉक्स में बिल्कुल नहीं है, बट ये सारे स्टॉक्स क्लाइंट्स के साथ डिस्कस किए होंगे। क्लाइंट्स के पास इन पोजीशन हो सकती है, हम्म। बट प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर डिस्कसिंग और टेकिंग पोजीशंस इन एनी ऑफ द स्टॉक दैट आई डिस्कस्ड। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना वैल्यूबल समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए, मार्केट्स पे, स्टॉक्स पे अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मार्केट्स में हो सकता है कि थोड़ा सा करेक्शन आता हो, देखे वो थोड़ा सा हेल्दी भी हो सकता है मार्केट के लिए, लेकिन कोई ऐसी घबराहट की या फिर कोई बहुत बड़ी गिरावट की तरफ बाजार बढ़ रहा है, ऐसी फिलहाल कोई चिंता की बात नज़र नहीं आ रही है। बाजार में कंसोलिडेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि बाजार नए ट्रिगर की तलाश में है। क्या वो बजट होगा या फिर पहली तिमाही के नतीजे होंगे, ये देखना होगा। लेकिन नतीजे कई सारे सेक्टर्स के लिए बहुत अहम रहने वाले, क्योंकि जिस तरह का रनअप स्टॉक्स में देखने को मिला है, अब नतीजे वैसे रहने भी चाहिए, सपोर्ट करते हुए, जस्टिफाई करते हुए कीमतों को। क्योंकि अगर नतीजे अच्छे नहीं रहते हैं तो कई सारे सेक्टर्स या फिर पॉकेट्स में उसका जो करेक्टिव एक एक्शन है या रिएक्शन है, वो भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। तो क्या खरीदें क्या बेचें में आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इसी उम्मीद के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।